से कर रहे हो क्या? इसमें ऑडियो और वीडियो में स्टार्ट करना पड़ा तो हो गया। पूरा है अच्छा। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी के कहाँ हैं? आराम से, इतना आराम का थोड़ी टाइम है यार। चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन लोग कल? वन पर्सन कंपनी आई थिंक हमें स्टार्ट करना था, थोड़ा बहुत हमने उठा लिया था। वन पर्सन कंपनी है ना। वन पर्सन कंपनी क्या पढ़ा था अपन ने? वन पर्सन कंपनी के बारे में क्या होती है एक वन पर्सन कंपनी ओपीसी? इधर इधर शिफ्ट हो बेटा, चलो बीच में आओ फटाफट। आया आजा, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम बीच में, एकदम एकदम कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, क्या होती है वन पर्सन कंपनी? जिसमें एक सिंगल पर्सन क्या रहता है, मेंबर रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? एक वन पर्सन कंपनी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किस लिए आया है कि कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर भी अब लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में एंजॉय कर सकता है एक कॉर्पोरेट फॉर्म, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? वन पर्सन कंपनी। इसका जो बैकग्राउंड होता है, वन पर्सन कंपनी का जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है? प्राइवेट कंपनी का ही होता है। ठीक है, हेलो, राइट। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि भाई एक वन शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी होती है। वन शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी यानी कि एक ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी, एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है। ठीक है, जहां पर लीगल और फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है सिर्फ कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर क्यों? क्योंकि क्या होती है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए पर्सनल लाइबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर नहीं आती है। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन पर्सन कंपनी के केस में कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो एमओए है ओपीसी का, एमओए क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंपनी, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी, राइट। तो ओपीसी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें एडिशनल क्लॉज होता है। उसमें क्या होता है? एक एडिशनल क्लॉज होता है। एडिशनल क्लॉज का मतलब क्या है कि वैसे जनरली जितनी भी सारी कंपनीज होती हैं उनमें जनरल क्या क्लॉजेस होते हैं? नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का पता लिखा होता है, पता है ना, स्टेट लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लाइबिलिटी कैपिटल। लेकिन वन पर्सन कंपनी के केस में एक और क्लॉज मेंशन होता है जिसमें हम नॉमिनी का नाम मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? नॉमिनी का नाम मेंशन करते हैं। ठीक है, ये बाकी सारी कंपनीज के केस में जरूरी है क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वन पर्सन कंपनी के केस में कंपलसरी है कि वन पर्सन कंपनी का जब भी मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया जाएगा, वन पर्सन कंपनी का जब भी मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया जाएगा तो उसमें वहां एक नॉमिनी का नाम मेंशन किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी, in the event of death of the sole member of the OPC, the nominee shall continue OPC.
ठीक है। तो इधर क्या होता है कि इसका रिटर्न कंसेंट लिया जाता है और आरओसी को भी इंटीमेट किया जाता है अबाउट द डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी। करेक्ट। सेकंड पॉइंट समझ में आया? ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, हर एक वन पर्सन कंपनी के नाम के पीछे ओपीसी लिखना जरूरी है। करेक्ट। जिस तरीके से आप एक पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है, यहाँ प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे आप प्राइवेट लिमिटेड मेंशन करते हैं, ओपीसी के नाम के पीछे आपको ब्रैकेट में ओपीसी लिखना जरूरी है, सो दैट हमें देखकर नाम पढ़कर पता चल जाए अलग से कि इट इज नॉट अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, इट इज अ ओपीसी, इट इज एन ओपीसी। ठीक है। ओके। फिर क्या कह रहे हैं भाई, जहां भी आप अपनी कंपनी का, आप अपनी ओपीसी का नाम मेंशन करोगे, आप जिस भी जगह, ठीक है, जैसे लेटर हेड्स हो गए, आपकी सील हो गई, जहां भी आपका नाम आप मेंशन कर रहे हो ना, वहां आपको साथ में ओपीसी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपनी एक जगह वेबसाइट पे मेंशन कर दिया, बाकी जगह आप मेंशन नहीं करो। एवरीवेयर, व्हेन एवर, वेयर एवर यू विल बी मेंशनिंग द नेम ऑफ ओपीसी, उसके साथ में आपको ब्रैकेट में ओपीसी लिखना जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनकॉर्पोरेशन रूल्स पर। नेक्स्ट कहाँ है हम, इनकॉर्पोरेशन रूल्स पर, कि आखिर वन पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते दौरान हमें कौन कौन से इनकॉर्पोरेशन रूल्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन, ठीक है, एक नेचुरल पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या है, आप और मैं, करेक्ट है। एक नेचुरल पर्सन का मतलब हो गया कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो एक इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन होने के लिए जो लिमिट बताइए वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज की बताइए, कि मिनिमम आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए, तब आप इंडियन रेसिडेंट कहलाएंगे। करेक्ट है। यानी कि यदि आप किसी ओपीसी के मेंबर बनना चाहते हैं, यदि आप किसी ओपीसी के नॉमिनी बनने वाले हैं, तो दो क्राइटेरिया आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला ये कि नॉमिनी और मेंबर दोनों ही क्या होने चाहिए, नेचुरल पर्सन होने चाहिए, और दूसरा इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। इंडियन रेसिडेंट का मतलब क्या है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम कितने दिन यहाँ पर रहे हो, इंडिया में रहे हो, 120 डेज इंडिया में रहे हो। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, कि एक नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी। आप, इसका मतलब क्या निकल रहा है, आप एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। करेक्ट है, आप एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। इसका लॉजिक समझिएगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म इसलिए दिया है क्योंकि आप छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, आपको इतने सारे लीनियंसी दी है, एग्जेम्पशंस दिए हैं, है ना, कंप्लायंसेस नहीं है, और आप फॉर एग्जांपल आपने ये किया 3-4 वन पर्सन कंपनीज खोल ली। तो अगर आप इतना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप 3-4 जगह फैलाकर बिजनेस करना चाहते हैं, गो फॉर अ प्राइवेट कंपनी, देन व्हाई आर यू ऑप्टिंग वन पर्सन कंपनी। ये छोटे ट्रेडर के लिए, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए है। इसलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन पर्सन कंपनी। ना तो आप मेंबर हो सकते हैं और ना ही नॉमिनी हो सकते हैं एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी के। क्या बोला मैंने अभी, कि जब भी हम वन पर्सन कंपनी की बात करेंगे तो एक व्यक्ति एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है, और एक व्यक्ति एक ही वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी हो सकता है। क्लियर? यानी कि अगर अगली किसी भी ओपीसी में अब आप नॉमिनी बनना चाहते हैं तो पहली वाली से आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप अगली ओपीसी में नॉमिनी बन पाएंगे। करेक्ट, राइट, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कभी किसी वजह से आप, फॉर एग्जाम्पल आप नॉमिनी थे, ठीक है,
और अब क्या हुआ कि मेंबर की डेथ हो गई, मेंबर की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, तो अब आप क्या बन गए, मेंबर बन गए, करेक्ट है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक से ज्यादा जगह मेंबर नहीं होने चाहिए, करेक्ट है। तो यू हैव अ पीरियड ऑफ 180 डेज, यू हैव अ पीरियड ऑफ 180 डेज इन दैट केस कि आप अपनी ये जो पोजीशन है इसे क्लियर कीजिए, इसे स्क्वायर ऑफ कीजिए। फिर से क्या बोला है यहाँ पर, देखिए, जब भी कोई नेचुरल पर्सन जो कि मेंबर है किसी ओपीसी का, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी। कैसे, मैं एक पर्टिकुलर एबीसी लिमिटेड की मेंबर हूँ, ठीक है, और मैं दूसरी किसी कंपनी में नॉमिनी हूँ, और अब क्या हुआ कि वहां दूसरी कंपनी में जो मेंबर है उसकी डेथ, सॉरी, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो गई तो मैं क्या बन गई, मेंबर बन गई। लेकिन रूल क्या कहता है, एग्जैक्टली exactly, कि मैं एक ही कंपनी में, एक ही 1% कंपनी में क्या हो सकती हूँ, मेंबर हो सकती हूँ। तो मेरे पास में कितने दिन है, 180 दिन है कि मैं इनमें से किसी भी एक कंपनी में क्या हो जाऊं, मेंबर हो जाऊं। कहीं से तो मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओबीसी। माइनर रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, माइनर यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, वो यहाँ पर मेंबर नहीं बन सकता, ना ही वो नॉमिनी बन सकता है, ना ही वो यहाँ पर कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट डायरेक्टली होल्ड कर सकता है, डायरेक्टली उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। फिर से क्या बोल रहे हैं, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी, ठीक है, ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ना तो आप मेंबर हो सकते हो बीइंग अ माइनर, ना ही आप नॉमिनी हो सकते हो, इनफैक्ट आपका कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। यानी कि माइनर क्या है, प्रोहिबिटेड है, माइनर एक ओपीसी के अंदर क्या है, प्रोहिबिटेड, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी कंपनी यानी कि 1% कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। आपने एक ओपीसी बनाई, समझिएगा, ठीक है, आपने एक 1% कंपनी बनाई, आपने सारे फायदे उठा लिए, है ना, आपको इतने सारे फायदे मिले कि भैया मीटिंग भी नहीं करनी, ये काम भी नहीं करना, डायरेक्टर के लिए भी, एवरीथिंग एवरीथिंग इज सो लीनियंट। एंड अब आपने सोचा बढ़िया अपना काम तो चल गया इतने टाइम, अब अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अपन का इतने साल बिजनेस चल गया बढ़िया, अपन ने कॉस्ट भी कम आई, बिजनेस अच्छा बढ़ा लिया, और अब हमने डिसाइड किया कि हम अब खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, लॉजिक समझिएगा, सबके अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं और अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आप एक के बेनिफिट्स लेके दूसरे पे स्विच करके उसके भी बेनिफिट्स नहीं ले सकते। आप एक प्लेटफॉर्म पर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जैसे आपने 1% कंपनी के सारे बेनिफिट्स उठा लिए, आपको कंप्लायंसेस नहीं करने पड़े, आपको खर्चा नहीं करना पड़ा, करेक्ट है, और उसके बाद में आपने क्या सोचा कि यार चलो अब क्या करते हैं, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। 1% कंपनी के तो बेनिफिट्स मिल ही गए, अब अपन सेक्शन 8 कंपनी के भी ले लेंगे, उसमें आपको सब्सिडीज मिल जाएंगी, है ना, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये काम अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट कन्वर्ट और इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी एज अ सेक्शन 8 company. Which is a section 8 company? Not for profit company. ठीक है, क्लियर है, क्या बोला है यहाँ पर, 1% कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, such company cannot carry out non-banking financial investment activities including investment in securities of any other body corporate। अब इसका मतलब समझिएगा, जो 1% कंपनी है, यहाँ पे नौकरी कर रहा है,
give me a moment. नहीं कर रहा है। वहाँ पर मुझे दूसरी किसी भी कंपनी के शेयर्स में सॉरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि एनीथिंग, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, करेक्ट है। किसी भी तरीके से आप दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उसकी सिक्योरिटीज में। इनफैक्ट आप फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज परस्यू नहीं कर सकते हैं अगर आप एक ओपीसी हैं तो। लॉजिक, अब इसका लॉजिक समझिए क्यों मना किया होगा। 1% कंपनी को हमने बोला है कि कम पैसों में आप ये काम कर सकते हैं, और आप काम ही पैसों का कर रहे हैं। मतलब यू हैव दिस मच मनी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट है। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों डाला, लॉजिक समझ में आया? हाँ, आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, हमने आपके ऊपर सारे खर्चे हटा दिए, पर आप तो काम ही किस चीज का कर रहे हैं, पैसे का कर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। इसलिए रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है एक 1% कंपनी के लिए। क्या क्या एक्टिविटीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है, फर्स्ट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता बाय एन ओपीसी। क्लियर? कोई डाउट है? एक बार 1 to 6 सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो पूछ। पॉइंट नंबर 6 तक एक बार रीडिंग मारेंगे, कोई डाउट है तो पूछिए। केबल आर यू श्योर? I'll share. इतना डायरेक्ट तो नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। केस स्टडीज भी आते हैं, बट अभी इनिशियल चैप्टर्स में आपको इतना केस स्टडीज देखने को नहीं मिलेंगे। लेटर जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगे, बट स्टिल इन चैप्टर्स में भी एकदम व्हाट इज द 1% ऐसे नहीं आएगा, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि भैया एक स्टोरी लिख देंगे। हालांकि मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि होता वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में वो लोग घुमाने की कोशिश करते हैं स्टोरी बिल्ड करके। होता एंड में वो क्या है, सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। वो सिर्फ टाइम लेने के लिए है कि आप पहले एक पैराग्राफ पूरा रीड करें, उसमें आपके 2-3 मिनट जाएंगे हमेशा। जब आप क्वेश्चन समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, सोचेंगे, उसमें आपके 3 मिनट चलेगा, तो टाइम खाने वाला सिनेरियो है, ठीक है। बढ़े आगे, कोई डाउट है? पक्का एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1% कंपनी।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1% कंपनी में सबसे पहले आपको प्रिविलेजेस बता रहे हैं, कुछ प्रिविलेजेस के बता रहे हैं किसके, 1% कंपनी के। कि सबसे पहले तो अगर आप एक 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप फाइल करोगे तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। जनरली ऑल अदर कंपनीज को तो डालना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करना पड़ता है जब भी एनुअल फाइलिंग होगी, लेकिन जब ये लोग अपनी एनुअल फाइलिंग करेंगे तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से डालने की जरूरत नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट यू ऑल अंडरस्टैंड, कॉमर्स वालों, करेक्ट है या? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि जब भी आप एक ओपीसी की बात करेंगे तो एनुअल रिटर्न भी फाइल किया जाएगा, करेक्ट है? एनुअल फाइलिंग होगी तो एनुअल रिटर्न भी जाएगा। तो जब एनुअल रिटर्न की फाइलिंग होगी इट शैल बी साइंड बाय अ सीएस, लेकिन अगर सीएस नहीं है तो कंपनी का डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। जनरली कौन साइन करेगा, सीएस करता है, लेकिन यहाँ पर सीएस नहीं है और ऑब्वियसली नहीं होगा, इसकी तो बात ही नहीं है ना। हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर 99.9% केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि सीएस नहीं होगा, अनलेस खुद सीएस ने ही अपनी एक 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली हो, करेक्ट है? तो यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं कि डायरेक्टर भी साइन करेगा तो चलेगा। ये क्या है, एक प्रिविलेज है फॉर 1% कंपनी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आपको क्या बता रहे हैं कि भाई मीटिंग्स की बात कर रहे हैं। थर्ड में क्या बात कर रहे हैं, मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीटिंग्स फिर से मीटिंग्स के लिए आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई हर एक नॉर्मल कंपनी में आपको साल भर में क्या करना पड़ता है, जनरल मीटिंग करना पड़ता है, करेक्ट है? अब जब आप मीटिंग करते हैं तो मीटिंग क्यों होती है? नहीं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। मीटिंग मीटिंग बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए होती है। अगर हम जनरल मीटिंग की बात करते हैं, अगर हम जनरल मीटिंग की बात करते हैं तो वहां पर एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और एक स्पेशल बिजनेस होता है, करेक्ट है? अब ऑर्डिनरी बिजनेस में रहता है कि भाई ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड, है ना, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और आपके अकाउंट्स जो है वो फाइनलाइज करने होते हैं आपको, दिस इज ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा जो भी काम किया जाता है वो क्या माना जाता है, स्पेशल बिजनेस। इन चार के अलावा जो भी काम होता है वो स्पेशल बिजनेस कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जब भी जनरली हर कंपनी के लिए कंपलसरी होता है मीटिंग करना, है ना, लेकिन एक 1% कंपनी क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर काम कर रही है, 1% कंपनी क्या कर रही है, एक बहुत छोटे लेवल पर काम कर रही है, तो उनको प्रिविलेज दिया गया है, उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है मीटिंग्स के लिए, जिसमें कहा गया है कि जब भी कोई भी ऐसा काम है जो एक एनुअल जनरल मीटिंग में करना जरूरी है, कोई भी ऐसा काम जो एक एनुअल जनरल मीटिंग में करना जरूरी है, ठीक है, तो या फिर जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज जब भी मेजोरिटी यानी कि मोर देन 50% की आपको रिक्वायरमेंट होती है, या 3/4 क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी होता है, करेक्ट है? तो जब भी आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में सफिशिएंट होगा ओपीसी के केस में कि अगर वो ये रेजोल्यूशन बनाकर मिनट बुक में क्या कर देती है, पोस्ट कर देती है। क्योंकि समझिए, लॉजिक समझिएगा पहले इस बात का कि आप ये कह रहे हैं कि जनरल मीटिंग होनी है। जनरल मीटिंग किस लिए होनी है, शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स से पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर लें क्या, हम ऑडिटर को इसको अपॉइंट कर लें क्या, इसका इतना रेम्यूनरेशन रख लें क्या, अकाउंट्स आप अप्रूव कर रहे हो क्या, डिविडेंड अप्रूव, ठीक है, करेक्ट है? अब जब हम एक ओपीसी की जनरल मीटिंग की बात करेंगे तो वो अकेला ही तो मेंबर है, तो वो किससे मिलेगा, किससे पूछेगा, किससे बात करेगा? समझ में आया? इसलिए जनरल मीटिंग में ये बोला गया है कि जब भी 1% कंपनी की जनरल मीटिंग की बात आएगी या फिर जब भी कभी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास होना है जिसमें आपको मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो इट विल बी सफिशिएंट अगर ये मेंबर क्या करता है, ये रेजोल्यूशन पास करके अपनी मिनट बुक में एंटर कर देता है। मिनट बुक क्या होती है? हाँ बिल्कुल ठीक है, जब भी
जो भी मीटिंग होती है वो मीटिंग होने के बाद में पूरी मीटिंग का समरी, यू कैन से समरी, ठीक है, उस मिनट बुक में लिखा जाता है। काम किसका होता है? ये वाला CS का, ठीक है। मिनट ड्राफ्ट कौन करता है? CS करता है। मिनट बुक पूरी कौन प्रिपेयर करता है? CS करता है। मीटिंग कौन कराता है? CS करवाता है, ठीक है। तो जब CS मीटिंग करवाता है ना तो रफ नोट्स रखता है अपने सामने, वो प्रॉपर नोट करता जाता है। मीटिंग के बाद में वो क्या करता है? मिनट्स प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ दोस नोट्स जो वो प्रिपेयर किया हुआ है ड्यूरिंग दी मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 1% कंपनी के केस में क्या करना है? आपको प्रॉपर मीटिंग, जनरल मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ व्हाटएवर जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट थी, आपने जो भी काम वहां किया है उसको कहाँ एंटर कर देंगे? मिनट बुक में एंटर कर देंगे, ठीक है, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अब अपन बात कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग की। अब अपन बात कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग की। अभी अपन ने किसकी बात की? जनरल मीटिंग की। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? बोर्ड मीटिंग, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के केस में अब आप सोचिए कि एक 1% कंपनी में डायरेक्टर्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो कितने डायरेक्टर्स होंगे? हाँ, डायरेक्टर्स तो दूसरी कंपनीज की तरह कितने भी हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टर इज नॉट मेंबर। हो सकता है कि मेंबर और डायरेक्टर सेम हो, ऐसा हो सकता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि भैया मेंबर तो डायरेक्टर भी एक ही, वन मतलब वन, सब कुछ ही वन। डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो आपको जरूरत के मुताबिक मैं कर सकती हूँ ना, दैट आई एम द मेंबर, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, करेक्ट है, बट आई हैव समवन टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, करेक्ट है, समझ में आया? ओके। अब यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि notwithstanding anything contained in this act, there is only one director if there is only one director on the board of an OPC। अगर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है ओपीसी में, अगर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो जो भी बिजनेस करना है, आप खुद समझिए, तो बोर्ड मीटिंग किसके बीच में होगी? बोर्ड मीटिंग किसके लिए होती है? डायरेक्टर्स के लिए। और अगर एक ही डायरेक्टर है, तो जो मेंबर है वही डायरेक्टर है, तो वो किससे मिलेगा? किससे मीटिंग करेगा? किससे अप्रूवल लेगा? क्या अप्रूवल, क्या मेजोरिटी? समझ रहे हैं? ठीक है, लॉजिक, ठीक है। तो ऐसे केस में सफिशिएंट होगा अगर जो भी रिजोल्यूशन आपने भाई अप्रूव किया है, बनाया है, उसे आप फिर से मिनट बुक में क्या कर दें? एंट्री कर दें, साइन कर दें, उस पर डेट डाल दें, और जिस दिन भी आपने ये रेजोल्यूशन मिनट बुक में डाला है, माना जाएगा कि उसी दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई। क्या माना जाएगा? कि उसी दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई थी। दो चीजें पढ़ी अपन ने, क्या क्या? एक तो जनरल मीटिंग और एक बोर्ड मीटिंग। लॉजिक दोनों का सेम है ना, कि भाई जब मेंबर एक ही है, जब मेंबर एक ही है तो ऑब्वियस है कि मीटिंग तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती। तो व्हाटएवर वहां पर हुआ है उसे आपको क्या करना है? मिनट बुक में डाल देना है। माना जाएगा कि आपने जनरल मीटिंग कर ली है। बोर्ड मीटिंग के लिए कह रहे हैं कि अगर एक ही डायरेक्टर है, अगर अगर एक ही डायरेक्टर, ध्यान रखिएगा, अगर एक से ज्यादा है तो फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो मीटिंग करना पड़ेगा। ये तो हम आपको इसलिए लीनियंसी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टर ही है तो प्रैक्टिकली मीटिंग पॉसिबल ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? मिनट बुक में इसकी एंट्री कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। भाई नेक्स्ट कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय ओनली वन डायरेक्टर। यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्टर के सिग्नेचर्स आर सफिशिएंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सिग्नेचर्स की बात आएगी तो सिर्फ एक ही डायरेक्टर साइन कर देगा एंड दैट विल बी सफिशिएंट। इससे ज्यादा कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, एन ओपीसी स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी की मीटिंग के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? मीटिंग के बारे में, बोर्ड मीटिंग्स के बारे में। अब फिर से ये बोर्ड मीटिंग्स कब होंगी? अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर होगा। अगर एक ही डायरेक्टर है तो फिर तो ये भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर
कम से कम 2 डायरेक्टर्स हैं, अगर यहाँ पर डायरेक्टर्स एक से ज्यादा हैं तो फिर ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनका कहना है कि कोई भी 1 पर्सन कंपनी हो, कोई भी स्मॉल कंपनी हो या कोई भी डोरमेंट कंपनी हो, ठीक है, तो इनके केस में आपको मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के लिए लीनियंसी दी गई है। क्या लीनियंसी है कि हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होती है तो भी चलेगा। जनरली साल में 4 मीटिंग होती है, हर क्वार्टर में एक मीटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग। हाफ कैलेंडर ईयर में कितनी, एक बोर्ड मीटिंग। कैलेंडर ईयर मतलब कि जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर, जनवरी टू जून में एक मीटिंग और जुलाई टू दिसंबर में एक मीटिंग होगी, चलेगा। 4 मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और चीज है, the gap between 2 meetings is not less than 90 days. The gap between 2 meetings is not less than 90 days. यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक मीटिंग करी, 15-20 दिन बाद दूसरी मीटिंग करी, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 मीटिंग जब आप पहले 6 महीने यानी जनवरी टू जून में जो मीटिंग कर रहे हैं और जो सेकेंड हाफ कैलेंडर ईयर में जो भी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों मीटिंग्स के बीच में जो गैप है वो 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने मैं फॉर्मेलिटी फुलफिल कर दी कि भैया काम तो देखने दो, करेक्टेड। इधर 6 महीने में क्या हुआ वो बिजनेस आप देखोगे तो दोनों मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप तो होना चाहिए, करेक्ट। चलो नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स ऑफ ओपीसी, फार्मा फर्स्ट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, सोलार नेस्ट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड. These are some examples of OPC which have been incorporated since 2013, since the introduction of 1 person company concept, right? एक बार क्विकली रीडिंग मारेंगे फिर से ये सारे पॉइंट, कोई डाउट है तो पूछिए। पहला पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एनुअल रिटर्न जो है इट शैल बी साइन बाय सीएस, लेकिन अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट किस बारे में बात कर रहा है, जनरल मीटिंग के बारे में बात कर रहा है कि भाई अगर एक ही मेंबर है तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू कंडक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग, तो जो भी रेजोल्यूशन, जो भी बिजनेस इज कंडक्टेड इन द जनरल मीटिंग, इट शैल बी सफिशिएंट इफ यू एंटर द सेम इन द मिनट बुक ऑफ दी 1 person कंपनी। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया अगर एक ही डायरेक्टर है, एक ही मेंबर है, तो उस केस में वट एवर रेजोल्यूशन इज पास, वट एवर बिजनेस इज कंडक्टेड, इट विल बी सफिशिएंट अगर आप वो बिजनेस कहाँ इंक्लूड कर देते हैं, मिनट बुक में इंक्लूड कर देते हैं। और जिस भी दिन आप वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन मिनट बुक में इंक्लूड करते हैं, माना जाएगा कि उसी दिन उस 1 person कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बोला है कि एक ही डायरेक्टर साइन करेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या कह रहे हैं, an OPC shall file a copy of the financial statements duly adopted by its members along with all the documents which are required to be ये छूट गया हमारा, which are required to be attached to such financial statements within 180 days from the closure of the financial year. Closure of the financial year मतलब फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च से आपके पास में कितने दिन है, 180 दिन, यानी मोटा मोटा आपके 6 महीने हैं, ठीक है। एक 1 person कंपनी को बोला गया है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी जो है वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में कितने, मार्च के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकती है, फाइल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि भाई मीटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग, यानी कि साल भर में 2 मीटिंग, 2 बोर्ड मीटिंग करेगी तो भी चलेगा, लेकिन दोनों मीटिंग्स के बीच में 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अब कि भाई ये अपन ने देख ही लिया कि जब भी कोई भी कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी बनानी है, तो कितने लोग लगेंगे, 7 या 7 से ज्यादा लोग लगेंगे। प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा, 1 person कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टू सब्सक्राइब, मैंने आपको कल बताया था कि भाई 7 लोग, 2 लोग या 1, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 person कंपनी, ठीक है। 7, 2 और 1 बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम, कल बताया था मैंने, will subscribe their names to the memorandum. What does this mean?
ये लोग फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। ये लोग कौन होते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। मेमोरेंडम का जो लास्ट पेज होता है वो होता है कौन सा? सब्सक्राइबर पेज होता है, जिसके ऊपर इन फर्स्ट शेयर होल्डर्स के क्या लिखे होते हैं? नाम लिखे होते हैं एंड द शेयर्स टेकन बाय देम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम। ठीक है, चलिए। A company formed under this section may be either company limited by shares, company limited by guarantee or an unlimited company. Clear है यहाँ तक? कोई भी डाउट है? नेक्स्ट नया टॉपिक है आपका निधि कंपनी। निधि कंपनी सुना है आप लोगों ने कभी? निधि कंपनी, निधि का मतलब बताइए मुझे। हाँ, निधि का मतलब है वेल्थ, पैसा। करेक्ट है? निधि का मतलब क्या होता है? वेल्थ होता है। निधि का मतलब है पैसा। ओके, तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम, निधि कंपनी का। ठीक है, निधि कंपनी का मतलब ये है कि ये कंपनी अपने मेंबर्स के बीच में सेविंग्स की हैबिट लेकर आती है, कि जिनके पास में भी एक्चुअली पैसा है वो इकट्ठा करके यहाँ पर क्या करें? डिपॉजिट करें, जिसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा भाई? इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जिन्हें पैसे की जरूरत होगी, तो उनको ये बेसिकली निधि कंपनी क्या करेगी? पैसा देने का, लोन देने का काम करेगी। दिस इज अ निधि कंपनी। इसका काम ही क्या है? पैसे से रिलेटेड। इसका काम क्या है? पैसे से रिलेटेड काम होता है। किसका? निधि कंपनी का। ठीक है, देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी निधि कंपनी का, वो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और पैसा लेंड करना। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, अपन भी तो डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, एफडी करवाते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं, बदले में क्या मिलता है? निधि कंपनी में भी मिलेगा। ठीक है, निधि कंपनी में भी आप डिपॉजिट करेंगे अपना पैसा, आप डिपॉजिट्स रखेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा निधि कंपनी पैसा लेंड करने का, यानी कि पैसा उधार देने का भी काम करती है जो मेंबर बोरोअर्स हो। ये एक बैंक तो नहीं है ना जो जनरली कोई भी रैंडम पर्सन आएगा और उसे लोन दे देगी, नहीं। यहाँ सिर्फ मेंबर्स को, ये अपने सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को लोन देने का काम करती है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? अगेंस्ट ज्वेलरी या फिर मॉर्गेज प्रॉपर्टी, कुछ तो रखना पड़ेगा। आप जब एक बैंक में जाते हैं तब आपको बैंक में जो लोन लेना होता है तो आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। करेक्ट है, पेपर्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही सेम काम है कि जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पुट अप करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर निधि के लिए एक चीज बोली गई है कि ये लोग कभी भी चिट फंड का काम नहीं कर सकते, हायर परचेज का काम नहीं कर सकते। ठीक है, इंश्योरेंस और इन एनी अदर बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर्स, चिट फंड भी नहीं कर सकते। चिट फंड नहीं सुना आप लोगों ने? बेसिकली क्या होता है कि सब अपन सब इकट्ठे हुए है ना, अब अपन सब ने पैसा के, सब लोग इतना इतना पैसा डालेंगे, फिर एक चिट निकालेंगे जिसका नाम निकला, एक पहले महीने में उसको पैसे मिल जाएंगे, फिर दूसरे महीने चिट में वो, जैसे वो होता है यार, ये लेडीज किटी पार्टी सॉर्ट ऑफ नहीं करती हैं, तो उसमें हाँ बीसी बोलते हैं, जैसे तो जिस महीने की जिसकी खुल गई भाई बीसी, तो उसको उस महीने के पैसे मिल जाते हैं, फिर वो पार्टी करती है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होगा। दिस इज नॉट चिट फंड बिजनेस, दिस इज नॉट चिट फंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं हायर परचेज का काम भी नहीं कर सकती है। हायर परचेज क्या होता है? हाँ हाँ, हायर, अरे आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा यार, वो हायर परचेज के क्वेश्चंस आते थे कि मुझे कोई मशीन खरीदनी है तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जाते थे, आखिरी इंस्टॉलमेंट तक का पैसा दे देते हैं तो वो मशीन फिर आपकी हो जाती है। अगर आपने पूरे इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरे हैं तो माना जाता है कि आपने अभी तक सिर्फ किराया दिया था। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ईएमआई पे गाड़ी खरीदते हो, है ना, तो वो गाड़ी आपकी तब होती है, आप उसके मालिक तब बनते हो जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट तक उसका पेमेंट कर देते हो। भले ही आप उसे चला रहे हो लेकिन अभी आप उसके मालिक नहीं हो। वो हायर परचेज है। जो आप गाड़ी उठाते हो ना लोन पे, वो क्या है? हायर परचेज है। हायर परचेज मतलब हायर किया है,
जब तक कि पूरा पेमेंट नहीं होगा तब तक आप उसके मालिक नहीं हो। निधि कंपनी ऐसा भी कोई काम नहीं कर सकती है, ठीक है। इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकती है, इंश्योरेंस कैटेगरी अलग है, उनके लिए रेगुलेशंस अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दूसरा बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर्स, दूसरी कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स से पैसा लोगे और जिन्हें जरूरत होगी मेंबर्स को उनको पैसा दोगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, निधिज डू देयर बिजनेस ओनली विद मेंबर्स। मेंबर्स के अलावा आपका किसी और से, बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हैं ये इंडिविजुअल्स होने चाहिए, बॉडी, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट आपके मेंबर्स नहीं हो सकते। निधि कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं, निधि कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल मेंबर्स होने चाहिए। इंडिविजुअल मेंबर्स यानी कि बॉडी, कॉर्पोरेट नहीं हो सकते। कि पता चला एक कंपनी आई बीच में, उसने अपना पैसा यहाँ पर लगाया और बदले में इंटरेस्ट लेती जा रही है, ये उनके लिए नहीं है। ना तो निधि कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और ना ही दूसरी कोई कंपनी निधि में पैसा लगा सकती। मतलब इसका यही निकला, करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने कोर मेंबर्स के लिए काम करती है, इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए काम करती है। इसके अलावा ना तो ये कोई और बिजनेस कर सकती है और ना ही नॉन मेंबर्स को यहाँ पर इंक्लूड कर सकती, ठीक है। चलिए, यहां तक तो अपन ने समझा कि निधि कंपनी एक्चुअली होती क्या है। लेट मी ट्राई इट अगेन, आपको स्क्रॉल करने की कोशिश करती हूँ so that you can read it once. दिख रहा है, जूम करूं? ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, बिफोर दी डेफिनेशन। ठीक है, हो गया? क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। निधि कंपनी, देखिए निधि का मतलब क्या होता है। निधि मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ निधि कंपनी। सबसे पहले निधि कंपनी का मतलब क्या बोल रहे हैं सबसे पहले डेफिनेशन में, कि ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई है एज निधि, ठीक है। अब विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, यानी कि लोगों में पैसा जोड़ने की, पैसा ज्यादा खर्च ना करने की आदत को बढ़ावा दे। निधि का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपने मेंबर्स को मोटिवेट करे, है ना, उनको बढ़ावा दे। किस चीज के लिए, कि जो भी पैसा उनके पास में है उसको जोड़े, उसको सेव करें। ये उनकी एक हैबिट बना दें कि जो भी भैया सेविंग्स होगी वो हम यहाँ पर लगाएंगे, जो भी पैसा बचेगा वो हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम, यानी कि अपने मेंबर्स से क्या करते हैं, डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं। एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, डिपॉजिट लेंगे भी मेंबर से और पैसा देंगे भी, लोन देंगे भी किसको, अपने मेंबर्स को ही देंगे। ये इनका ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट। फिर क्या कह रहे हैं, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट कैसे हुआ, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसको जरूरत है उसे पैसा मिल रहा है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है,
यस, ये एक बैंक की तरह काम करती है, लेकिन ये एक बैंक होती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एंड विच कंप्लाइज विद द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सच क्लासेस ऑफ कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर इनके लिए सरकार जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, व्हाई, बिकॉज दे आर डीलिंग विद मनी, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरफेयर एनीवे, so whatever rules have been framed for these companies, they have to comply with the same. ठीक है, अगेन डेफिनेशन क्या कह रही है, निधि कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ निधि कंपनी, जिसका ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स के बीच में पैसा जोड़ने की आदत को बढ़ावा देना, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के काम आ सके। ठीक है, ये डिपॉजिट्स लेती है अपने मेंबर्स से और लोन देती है अपने ही मेंबर्स को। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार समय समय पर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करती है एक निधि कंपनी के लिए, उन रूल्स रेगुलेशंस को इसे कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर? चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ये जो रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम की है फॉर निधि कंपनी, ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो मैं आपको पहले तो ना एक बहुत सरल शब्दों में समझा दूं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी बहुत सी एंटिटीज हैं जो कि काम करती हैं निधि के जैसा, लेकिन वो अपने आप को निधि कंपनी बोलती नहीं है। करेक्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बोल देते हैं, या उनका ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली सेम है, बट दे आर नॉट कॉलिंग देमसेल्व्स एज अ निधि कंपनी। तो ऐसी हर एक एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ निधि कंपनी, तो उसके ऊपर तो ये रूल्स एक्चुअली लगेंगे ही। इसके साथ साथ ऐसी दूसरी कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी या कोई भी कंपनी जो एग्जैक्टली इसी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है लेकिन अपने आप को निधि नहीं बोल रही है, उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम्ड ये रूल्स और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। समझ में आया? देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हर एक कंपनी जो कि डिक्लेयर की गई है एक निधि कंपनी की तरह, या फिर कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी जो कि 1956 एक्ट में बनी थी, तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का भी सेम ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तो उनके लिए कहा गया है कि आप भी एक निधि कंपनी है भैया, हमारे लिए आपको ये रूल्स रेगुलेशन जो है हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड वन, हर एक कंपनी जो कि निधि कंपनी की ही लाइंस पर काम कर रही है, मतलब सेम उसी की तरह काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसके ऊपर भी ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। वो अभी भाई अवेट कर रही है कि मुझे निधि का स्टेटस मिल जाए, तो आपको वो स्टेटस मिलेगा, स्टेटस जब भी मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन हम तो आपको क्या मान के चलेंगे, एक निधि कंपनी मान के चलेंगे, और ये रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल एज टू एज हो जाएंगे। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेट एज निधि, वो तो ऑब्वियस है, फिर उनके ऊपर तो ये रूल्स एप्लीकेबल होने ही वाले हैं। Every company declared as निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि ऐसी कंपनीज जो वैसे निधि की तरह इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, लेकिन अब सरकार ने उन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया है, निधि कंपनी डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि निधि कंपनी के अलावा ऐसी कोई भी एंटिटी जो सेम इन्हीं लाइंस पर काम कर रही है, उसे भी क्या कहा जाएगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये सारे रूल्स रेगुलेशंस व्हिच हैव बीन फ्रेम्ड फॉर अ निधि कंपनी आपको भी कंप्लाई करने पड़े। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निधि, ये हम कल से लेंगे। इससे पहले व्हाट आई वांट इज कि मैं आपको आज के कुछ क्वेश्चंस दे दूं अभी तक इस चैप्टर से। एक तो आप अनलिमिटेड कंपनी लिखेंगे, अनलिमिटेड कंपनी, एक छोटा सा क्वेश्चन आप कल लिखकर लेकर आएंगे।
मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं दे रही हूँ, आंसर लिखकर लाएंगे इस क्वेश्चन का। महेश wants to sue the members of the company. Mahesh wants to sue the members of the company to recover the dues. To recover the dues. Advise Mahesh regarding the remedy available to him. Advise Mahesh regarding the remedy available to him. नेक्स्ट जो आपने अनलिमिटेड कंपनी वाला लिखा है ना, उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन इज इट इज ऑलवेज मैंडेटरी फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी टू हैव शेयर कैपिटल। इट इज ऑलवेज मैंडेटरी फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी टू हैव शेयर कैपिटल। एक और लिख लो क्योंकि कल संडे है। तो तीसरा क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी incorporated under Companies Act 2013, a private company incorporated under the Companies Act 2013 may issue debentures to any number of persons and can accept deposits from the public comment 5 नंबर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वाला 5 नंबर, अनलिमिटेड कंपनी वाला 5 नंबर, महेश वाला 4 नंबर, हो जाएगा।